हाय हेलो एवरीवन। सो आरबीजेड ज्वेलर्स के थर्ड क्वार्टर का कॉन कॉल एनालिसिस करेंगे। Q3 के रिजल्ट बहुत अच्छे रहे थे कंपनी के। 60% का टॉप लाइन का ग्रोथ था, मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट थी एंड प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हो गया था कंपनी का। 7 करोड़ के पैट के अगेंस्ट में 13 करोड़ का पैट इन्होंने रिपोर्ट करा था। सो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस थी कंपनी की। अब देखेंगे कॉन कॉल में मैनेजमेंट क्या कमेंट्री दे रहा है। फोर्थ क्वार्टर के लिए जो उनका रेवेन्यू गाइडेंस था उस पर क्या अपडेट है। देन एक बहुत बड़ा कैपेक्स कंपनी प्लान कर रही थी, उस पर क्या अपडेट है एंड आने वाले क्वार्टर्स के लिए, अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए ओवरऑल कैसा गाइडेंस रहता है कंपनी का। इनके नंबर्स वगैरह हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। 60% की रेवेन्यू ग्रोथ है। पीबीटी अगर आप देखोगे तो इनका 100% से ग्रो हुआ है। लास्ट ईयर 9 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, इस क्वार्टर में 18 करोड़ का पीबीटी आया कंपनी का एंड पैट भी हमने देखा ऑलमोस्ट डबल हुआ है कंपनी का। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देखोगे वॉल्यूम टर्म्स में, तो आरबीजेड का जो वॉल्यूम है थर्ड क्वार्टर में वो 461 केजी आया, मतलब 461 केजी जो गोल्ड है वो इन्होंने सेल किया है। इसको अगर आप कंपेयर करोगे लास्ट ईयर से, तो लास्ट ईयर इनका जो वॉल्यूम था वो था 312 केजी, मतलब वाई वाई लेवल पे 48-50% की ग्रोथ है कंपनी के वॉल्यूम टर्म्स में। नाउ अगर आप आरबीजेड ज्वेलर्स के वॉल्यूम को कंपेयर करोगे स्काई गोल्ड ज्वेलर्स के वॉल्यूम से, तो आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंस दिखेगा। स्काई गोल्ड का जो वॉल्यूम था वो था 447 केजी, आरबीजेड का जो वॉल्यूम है वो है 461 केजी। यानी वॉल्यूम टर्म्स में आरबीजेड ज्वेलर्स का जो वॉल्यूम है वो स्काई गोल्ड से भी ज्यादा है। पर अगर आप दोनों के रेवेन्यू को देखोगे तो 5 टाइम का डिफरेंस दिखेगा। स्काई गोल्ड का रेवेन्यू था थर्ड क्वार्टर में ऑलमोस्ट 1000 करोड़, आरबीजेड ज्वेलर्स का रेवेन्यू है थर्ड क्वार्टर में ऑलमोस्ट 200 करोड़। यानी रेवेन्यू में हमको 5 टाइम का डिफरेंस दिख रहा है, जबकि वॉल्यूम में अगर हम देखें तो आरबीजेड ज्वेलर्स का जो वॉल्यूम है वो स्काई गोल्ड से भी ज्यादा है। तो ऐसा क्यों है? बिकॉज ये सारी चीज डिपेंड करती है दोनों कंपनीज के बिजनेस मॉडल के ऊपर। आरबीजेड ज्वेलर्स का 50% जो वॉल्यूम है वो इनके जॉब वर्क वाले डिवीजन से आता है। जॉब वर्क में क्या होता है, आरबीजेड के जो क्लाइंट है वो उनको एडवांस में गोल्ड मेटल देते हैं, तो आरबीजेड जस्ट उसका डिजाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग करके अपने क्लाइंट को सप्लाई करता है। यानी आरबीजेड का खुद का इन्वेस्टमेंट नहीं लग रहा है उनकी इन्वेंट्री के ऊपर, इन्वेंट्री उनको एडवांस में मिल रही है, तो उसका जो रेवेन्यू है, उसका जो इनकम है वो आप सीधे ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड करते हो। इसीलिए आप देखोगे आरबीजेड के जो मार्जिन हैं वो काफी बेटर है कंपेयर टू स्काई गोल्ड। 10% 11% के आसपास के मार्जिन हैं। लेकिन स्काई गोल्ड का रेवेन्यू जो है वो जो इन्वेंट्री है वो खुद से इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनका जॉब वर्क वाला डिवीजन अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। कैरेट लेन उनको 15 से 20 केजी के आसपास में वॉल्यूम देता है। आदित्य बिरला को उन्होंने जस्ट अभी ऑनबोर्ड किया है, तो थोड़ा बहुत वॉल्यूम वहां से आता है। बाकी पूरा कैपेक्स स्काई गोल्ड का खुद लगता है इन्वेंट्री के ऊपर एंड वहीं से वो सारा डिजाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग करके क्लाइंट को सप्लाई करते हैं, तो पूरा रेवेन्यू में काउंट होता है। इसीलिए जब आप रेवेन्यू टर्म में देखोगे तो स्काई गोल्ड का रेवेन्यू हमको 5 टाइम ज्यादा दिखता है, जबकि वॉल्यूम में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वॉल्यूम तो एक्चुअली आरबीजेड का ज्यादा है कंपेयर टू स्काई गोल्ड। सो मॉडल को समझना जरूरी है, वरना अगर हम सिर्फ नंबर्स देखेंगे वॉल्यूम का तो हमको लगेगा आरबीजेड के रेवेन्यू में कोई प्रॉब्लम है, मे बी बिजनेस में कोई प्रॉब्लम चल रहा होगा। तो ये पूरा इनका वॉल्यूम का प्ले है। ग्रोथ अच्छी है, 48-50% की ग्रोथ है। देन इनका इस फाइनेंशियल ईयर के लिए रेवेन्यू का गाइडेंस कितना था? 500 से 600 करोड़ का। अभी तक लास्ट 9 मंथ्स में आप देखोगे तो 390 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ऑलरेडी कर चुकी है। मैनेजमेंट कह रही है कि अब हमको लगता है एक ही क्वार्टर क्योंकि पेंडिंग है, तो 520 से 535 करोड़ के बीच में हम रेवेन्यू कर लेंगे इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। एंड ब्रॉडर रेंज अगर हम देखें तो 500 से 550 करोड़ का रेंज दिया है इन्होंने पूरे FY25 के लिए। यानी टेक्निकली आप बोल सकते हो कि इन्होंने गाइडेंस को थोड़ा सा घटाया है। हायर रेंज क्योंकि पहले 600 करोड़ था उसको कम करके 550 करोड़ किया है। लेकिन कॉमन सेंसिकल अगर हम सोचें तो ये रिडक्शन नहीं है गाइडेंस का, एक तरीके से उसी रेंज में अभी भी कंपनी गाइडेंस को रिपोर्ट कर रही है 500 से 550 करोड़ के बीच में। दूसरा अगर आप देखो तो फोर्थ क्वार्टर में लास्ट ईयर कंपनी ने कितना रेवेन्यू किया था? 86 करोड़। यानी इस क्वार्टर में, फोर्थ क्वार्टर में कंपनी को ऑलमोस्ट 45 से 50% का ग्रोथ करना पड़ेगा। लगभग 120-130 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी अगर करेगी फोर्थ क्वार्टर में, तब इनका फुल ईयर बेसिस पे 535 करोड़ का रेवेन्यू रहेगा। तो यानी फोर्थ क्वार्टर में भी एक अच्छी ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। बॉटम लाइन पैट पे क्या गाइडेंस था कंपनी का? सो उनका टारगेट था 35 करोड़ का। पिछले साल 22 करोड़ किया था, इस साल 35 करोड़ का गाइडेंस था। अभी तक लास्ट 9 मंथ्स में 30 करोड़ कंपनी ऑलरेडी कर चुकी है। एंड मैनेजमेंट का कहना है कि ये जो 5 करोड़ का पेंडिंग अमाउंट है इसको लेकर के हम काफी कॉन्फिडेंट है। तो जो फाइनेंशियल ईयर हमारा एंड होगा वो बिटवीन 35 टू 36 करोड़ होगा। सो लास्ट ईयर फोर्थ क्वार्टर में इनका 3 करोड़ का प्रॉफिट था, यानी वाई वाई लेवल पे पैट ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा कंपनी का। तो फोर्थ क्वार्टर इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन ग्रोथ या बॉटम लाइन ग्रोथ के एंगल से देखो, दोनों में काफी अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है कंपनी के लिए। अगले 2 से 3 साल के लिए किस तरीके का आउटलुक देख रही है कंपनी? तो मैनेजमेंट का कहना है कि 35 से 40% का जो ग्रोथ है हमारे रेवेन्यू के अंदर, वो हमको लगता है कि हम सस्टेन कर सकते हैं अगले 2-3 ईयर्स के लिए।
नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए कंपनी का कहना है कि 750 करोड़ के आसपास का हम रेवेन्यू प्लान कर रहे हैं। तो अगर इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी 535 करोड़ का रेवेन्यू करती है और अगले साल 750 करोड़ का रेवेन्यू ये प्लान कर रहे हैं, तो मतलब वाई वाई ऑलमोस्ट 40% की ग्रोथ हो गई टॉप लाइन के अंदर। बॉटम लाइन में कितना ग्रोथ ये प्लान कर रहे हैं, सो कंपनी का कहना है कि बिटवीन 44 टू 45 करोड़ का पैट हम टारगेट कर रहे हैं FY26 के लिए। इस साल होगा 35 करोड़, अगले साल होगा 44 टू 45 करोड़, यानी ऑलमोस्ट 25 से 30% का ग्रोथ ये टारगेट कर रहे हैं पैट में। तो 35 से 40% का ग्रोथ हो गया टॉप लाइन के अंदर, रेवेन्यू के अंदर 25 से 30% का ग्रोथ हो गया पैट के अंदर। यानी गाइडेंस अच्छा है, बहुत अच्छा गाइडेंस है, लेकिन ऑपरेटिंग लिवरेज नहीं मिलेगा कंपनी को। मतलब क्या हुआ कि पैट का जो ग्रोथ है वो सेल्स की ग्रोथ से ज्यादा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज जैसे हमने लास्ट कॉन कॉल में डिस्कस किया था कि कंपनी इंटरनली काफी चीजों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये ERP पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, काफी सॉफ्टवेयर पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने HR वाले पार्ट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। इनका अगर आप एम्प्लॉय एक्सपेंस भी देखोगे इस क्वार्टर में तो वो भी काफी इंक्रीज हुआ है। उन चीजों पे क्योंकि कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, फ्यूचर ग्रोथ को इनको सस्टेन करना है, इसीलिए कंपनी को ऑपरेटिंग लिवरेज नहीं मिलेगा, बट ओवरऑल ग्रोथ का गाइडेंस अच्छा है, 35-40% टॉप लाइन में एंड बिटवीन 25 टू 30% बॉटम लाइन के अंदर। इनके जो दो बिजनेस सेगमेंट है दोनों काफी अच्छा कर रहे हैं, B2B प्लस B2C। अगर आप रेवेन्यू मिक्स देखोगे आज के टाइम पे तो इनका 55% रेवेन्यू आता है इनके B2C वाले सेगमेंट से। B2C में क्या है, रिटेल आउटलेट है इनका, अहमदाबाद के अंदर एक रिटेल आउटलेट है, तो 55% रेवेन्यू वहां से आता है, बाकी का 45% इनका B2B से आता है। B2B में दो सेगमेंट है, एक है सेल्स ऑफ गुड जहां पे कंपनी खुद से इन्वेंट्री को परचेज करके उसका डिजाइनिंग करके क्लाइंट को सप्लाई करती है। दूसरा है सेल्स ऑफ सर्विसेज जहां पे क्लाइंट इनको एडवांस में गोल्ड बुलियन देता है और कंपनी उसका डिजाइनिंग करती है। तो इन दोनों से 45% रेवेन्यू आता है। लेकिन जब आप इनको वॉल्यूम के पिक्चर से देखते हो तो कंपनी का मॉडल पूरा चेंज हो जाता है, क्योंकि वॉल्यूम में 50% जो इनका वॉल्यूम है वो जॉब वर्क वाले डिवीजन से आता है। इसीलिए मैनेजमेंट बार बार बोलता है कि जब भी आप हमारे बिजनेस मॉडल को देखते हो तो वॉल्यूम के पर्सपेक्टिव से देखना ज्यादा आपको अच्छा क्लियर आइडिया देगा। तो जैसे इस क्वार्टर में आप देख रहे हो कि 461 केजी इनका टोटल वॉल्यूम रहा है, इसमें से 224 केजी अकेले जॉब वर्क से आया है और बाकी का जो 50% है वो इनका रिटेल प्लस होलसेल उन दोनों डिवीजन से आया है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है कि जिस भी क्वार्टर में इनका जॉब वर्क का वॉल्यूम घटेगा, आप देखोगे कि कंपनी के मार्जिन पे और प्रॉफिट पे इंपैक्ट पड़ेगा। जैसे लास्ट क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू नहीं घटा था, रेवेन्यू का ग्रोथ बहुत अच्छा था, 50-60% का ग्रोथ था, लेकिन इनका जो मार्जिन है उसमें बहुत बड़ा रिडक्शन हमने देखा और जो प्रॉफिट है उसमें ग्रोथ ही नहीं आई थी, जीरो ग्रोथ थी, जबकि टॉप लाइन में 50-60% की ग्रोथ थी, क्योंकि इनका जो जॉब वर्क का वॉल्यूम था वो काफी ज्यादा इंपैक्ट हो गया था। जो ऑर्डर्स थे वो एक तरीके से पोस्टपोन हो गए थे, मतलब ऐसा नहीं है कि और रेवेन्यू चला गया था, रेवेन्यू मिस हो गया था, वो रेवेन्यू जो है वो पोस्टपोन हो गया था सेकंड क्वार्टर से थर्ड क्वार्टर के अंदर। सेम जैसे केन्स टेक्नोलॉजी के साथ में हुआ, उनका ऑर्डर बुक जो है वो लूज नहीं हुआ है, ऑर्डर बुक उनका मिस नहीं हुआ है, ऑर्डर बुक एक तरीके से शिफ्ट हो गया Q4 से Q1 के अंदर। तो वही केस RBZ ज्वेलर्स के साथ में भी हमने देखा था। देन इनकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी जो है वो 1700 से 1800 केजी के बीच में है और इनका प्लान क्या था, जब फर्स्ट टाइम हमने इस बिजनेस को डिस्कस किया था Q1 के अराउंड, तो कंपनी का टारगेट था कि ऑलमोस्ट 5 टाइम हम अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करने को देख रहे हैं, यानी 2 टन की कैपेसिटी को ऑलमोस्ट 10 टन तक हम लेके जाना चाहते हैं। एंड ये वन ऑफ द मेन पर्पस था कि कंपनी IPO भी लेके आई थी अपना। और मेरा पर्सनली भी एक मेन थीसिस था कि क्यों इस बिजनेस को मैंने ट्रैक करना स्टार्ट किया था, बिकॉज उस टाइम पे स्काई गोल्ड ऑलरेडी इतना बड़ा एक्सपेंशन कर चुका था और काफी तेजी से वो कंपनी ग्रो कर रही थी, नए नए क्लाइंट वो ऑनबोर्ड कर रही थी। तो वहां थीसिस यही था कि RBZ ज्वेलर्स भी अगर ये इतना बड़ा कैपेक्स अच्छे से एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो एक बहुत बड़ा ग्रोथ एवेन्यू कंपनी के लिए आ जाएगा, इन सॉलिड रीडेटिंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। अब मैनेजमेंट क्या कह रहा है कि वो जो कैपेसिटी हम एक्सपेंशन प्लान कर रहे थे वो अभी नियर फ्यूचर में हम प्लान नहीं कर रहे हैं। इन्होंने लास्ट कॉन कॉल में बताया था कि इस फाइनेंशियल ईयर में वो नहीं हो पाएगा, हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उसको देखेंगे, बिकॉज हमारा वॉल्यूम घट गया है गोल्ड प्राइस बढ़ने की वजह से। अब मैनेजमेंट क्या कह रहा है कि वो जो इतना बड़ा एक्सपेंशन था वो नियर फ्यूचर में हम प्लान नहीं कर रहे हैं। तो एक तो ये नेगेटिव न्यूज है, लेकिन नेगेटिव अपडेट के पीछे का रैशनल समझना जरूरी है। कंपनी क्यों इतना बड़ा एक्सपेंशन नहीं कर रही नियर फ्यूचर में, इनका कहना है कि अगर आप देखोगे तो हमारे IPO के टाइम से अभी तक जो गोल्ड के प्राइसेस है वो ऑलमोस्ट 50% बढ़ चुके हैं और हमारा जो वॉल्यूम है वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ा है। अगर आप देखोगे लास्ट 9 मंथ्स में तो सिर्फ 1000 केजी का वॉल्यूम इन्होंने प्रोड्यूस किया है और इनकी टोटल कैपेसिटी कितनी है, 1700 से 1800 केजी के बीच में। मैनेजमेंट कह रहा है कि हमारा गाइडेंस था कि इस साल हम 1500 से 1600 केजी का वॉल्यूम प्रोड्यूस करेंगे और उसके बाद उसी लिए हम इतना बड़ा कैपेक्स प्लान कर रहे थे, क्योंकि लास्ट ईयर हमने बिटवीन 1200 से 1300 केजी का वॉल्यूम किया था। इस साल हमारा टारगेट था कि 1600 तक करेंगे एंड उसके बाद कैपेसिटी को 5 टाइम इंक्रीज करेंगे।
लेकिन गोल्ड के प्राइसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, हर एक मंथ में, हर एक क्वार्टर में हम देख रहे हैं कि 70,000, 80,000, 85,000, और जब भी एक नया हाई लगता है तो मार्केट में डिस्कशन होता है कि अब यहां से रिडक्शन होगा, लेकिन उसके बाद दोबारा से कुछ टाइम के बाद हम गोल्ड में एक नया हाई हाई देखते हैं उसके प्राइस के अंदर। तो कंपनी कह रही कि इतनी तेजी से क्योंकि उसके प्राइस अप्रिशिएट हुए पिछले कुछ टाइम में, कि हमको हमारा जो ये कैपेक्स प्लान है वो ड्रॉप करना पड़ रहा है, बिकॉज कोई कॉमन सेंस नहीं बन रहा कि हम इतनी तेजी से अपना कैपेसिटी इंक्रीज कर दे, 5 टाइम अपनी कैपेसिटी इंक्रीज कर दे, क्योंकि डिमांड उस तरीके से नहीं बढ़ेगी। अगर आप इंडस्ट्री को देखोगे तो ये इंडस्ट्री वर्क ही इस तरीके से करती है। सेंको गोल्ड का अगर आप Q2 का कॉन कॉल देखो तो उन्होंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया कि गोल्ड प्राइस बढ़ने से कैसा ट्रेंड रहता है इस इंडस्ट्री के ऊपर। गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ता, वॉल्यूम घट जाता है, वैल्यू ग्रोथ आ जाता है। होता क्या है बेसिकली, एज अ कंज्यूमर अगर मेरे पास 1 लाख का पर साइज है, मेरा जो टिकट साइज है वो 1 लाख का है, एंड मेरे घर में कोई वेडिंग वगैरह है, तो मुझे जो परचेज करना है गोल्ड ज्वेलरी वगैरह वो तो मैं 1 लाख के अकॉर्डिंग ही करूंगा। अब गोल्ड का प्राइस 70,000 से लेट से अगर 80,000, 90,000 चला जाता है तो मेरा पर्स साइज उस अकॉर्डिंग नहीं बढ़ेगा। मेरा जो पर्स है, मेरा जो कैपेसिटी है वो 1 लाख से 120 नहीं हो जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसी 1 लाख में मैं बाय करूंगा, लेकिन वॉल्यूम कम हो जाएगा। मे बी पहले मैं ज्यादा ज्वेलरी बाय करता, अब मुझे कम ज्वेलरी बाय करनी पड़ेगी क्योंकि मेरी अर्निंग तो वैसे नहीं बढ़ रही। तो वॉल्यूम घट जाता है जब भी गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं। ये इंडस्ट्री के हर एक प्लेयर के साथ होता है। आप स्काई गोल्ड को देखो, कल्याण को देखो, हर एक मैनेजमेंट का आप देखोगे कि वॉल्यूम ग्रोथ घट जाएगा लेकिन वैल्यू ग्रोथ इंप्रूव हो जाएगा। तो रेवेन्यू लॉस नहीं होता है, लेकिन रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन जो है वो वैल्यू का आ जाता है। इसी वजह से आरबीजेड ज्वेलर्स भी बोल रहा है कि हमारा वॉल्यूम उतनी तेजी से इंक्रीज नहीं हुआ। तो यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि मैनेजमेंट का फेलियर नहीं है, मैनेजमेंट का एग्जीक्यूशन नहीं है। इनका रेवेन्यू गाइडेंस जो था कंपनी उसको अचीव कर रही है, जो मार्जिन का गाइडेंस था, जो प्रॉफिट का गाइडेंस था, उन सारे नंबर्स को कंपनी मीट कर रही है, अचीव कर रही है। सिर्फ ये जो वॉल्यूम वाला गाइडेंस जो है वो कंपनी के खुद के कंट्रोल में नहीं है, बिकॉज इंडस्ट्री के डायनामिक्स ऐसे ही काम करते हैं। यहाँ पे प्राइस अप्रिशिएट अगर हो जाएगा तो आपके वॉल्यूम नेचुरली कम हो जाएंगे। सो इस वजह से कंपनी कह रही कि हमारे लिए कोई सेंस नहीं बनता कि हम इतना 40-45 करोड़ इन्वेस्ट करके इतना बड़ा एक्सपेंशन करें, फिर उसके लिए बहुत बड़ा हमको वर्किंग कैपिटल भी चाहिए होगा, और डिमांड तो ऐसा है नहीं कि उसी तरीके से बढ़ जाएगी वॉल्यूम टर्म्स में, क्योंकि किसी को नहीं पता कि गोल्ड के प्राइसेस और कितना बढ़ सकते हैं आने वाले टाइम में। तो अभी नियर फ्यूचर में इस प्लान पे अभी काम नहीं कर रही है कंपनी, मतलब अभी तो कोई प्लान नहीं है इनका कि इतना बड़ा ये कैपेक्स प्लान करें। बहुत स्कोप है। अगर आप देखो तो 9 मंथ्स में इन्होंने सिर्फ 1 टन प्रोड्यूस किया है और इनके पास 2 टन की कैपेसिटी है। कंपनी कह रही है कि थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके इस 1700 केजी की कैपेसिटी को हम 2 टन तक कर सकते हैं बहुत इजिली। तो हमारे पास कैपेसिटी है, स्कोप है, उसके बाद हम आगे देखेंगे जब इतना यूज हो जाएगा, 1600-1700 तक हम यूज कर लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि हमको बड़ा वो प्लान करना है नहीं करना है। सो ये इनका गाइडेंस है कैपेसिटी के ऊपर। देन इनका एक रिटेल आउटलेट है अहमदाबाद में। सो क्या उसको एक्सपैंड करने का प्लान है, एक और आउटलेट ओपन करने का प्लान है? तो कंपनी कह रही कि उसमें भी अभी कोई सेंस बनता नहीं है, बिकॉज उस रिटेल स्टोर का जो कैपेसिटी है वो 600 से 700 करोड़ के बीच में है, और हमारा मानना है कि इस साल हम उसका 50% यूटिलाइज कर लेंगे, यानी बिटवीन 250 से 300 करोड़ के बीच में हमारा रेवेन्यू रहेगा उस रिटेल आउटलेट से। हाँ, अगर आगे चल के हमको लगेगा कि उसमें ज्यादा डिमांड आ रही है, सडनली यूटिलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, तब ऑफ कोर्स हम उसका एक और रिटेल स्टोर ओपन करेंगे, लेकिन अभी नियर फ्यूचर में इनका कोई और रिटेल आउटलेट ओपन करने का प्लान है नहीं, क्योंकि कैपेसिटी उसकी बहुत है अभी। रिसेंटली अगर आप उसका साइज देखोगे तो 10,000 to 11,000 स्क्वायर फीट का उसका साइज है, और अभी रिसेंटली इन्होंने 3,000-4,000 स्क्वायर फीट का एक और फ्लोर ऐड किया है, एक और स्टोर ओपन नहीं किया है, एक और फ्लोर ऐड किया है। सो कंपनी कह रही है कि अभी उसमें बहुत स्कोप है और हम इसको रेवेन्यू को ग्रो कर सकते हैं। अगले साल रिटेल बिजनेस से भी कंपनी 40 से 45% का रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस दे रही है, तो ये बिजनेस भी ग्रो करेगा, लेकिन अभी एक और स्टोर ओपन करने का इनका प्लान नहीं है। अभी आरबीजेड का बिजनेस का कैसा स्ट्रेटेजी है देखोगे आप, अगर 50-50% दोनों बिजनेस चल रहा है, सो क्या प्रीडोमिनेंटली कंपनी किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट में ग्रो करने को देख रही है? तो मैनेजमेंट कह रहा है कि नेक्स्ट 2-3 ईयर्स के लिए हमको लगता है कि रेवेन्यू मिक्स ऐसा ही रहेगा, यानी 50% B2C, 50% आपका B2B। सो इसी रेंज में रहेगा। ऐसा कुछ है नहीं क्लियर कट कि हमको एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे फोकस करना है, क्योंकि दोनों में डिमांड अच्छी है, दोनों में स्कोप अच्छा लग रहा है, तो अभी इसी रेवेन्यू मिक्स पे हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग साइज कितना है इनका? सो 24,000 स्क्वायर फीट का इनका मैन्युफैक्चरिंग स्पेस है। तो वही प्लान तो था पहले बड़ा कैपेक्स करने का, बट अभी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, बहुत स्कोप है कंपनी के पास ग्रो करने का एग्जिस्टिंग कैपेसिटी में, तो कंपनी अभी उसी को यूटिलाइज करने पे फोकस कर रही है। देन इनका अगर आप हैजिंग प्रोसेस देखोगे तो कंपनी नेचुरली हैजिंग करती है। नेचुरली हैजिंग का मतलब क्या हो गया कि जैसे ये कोई गोल्ड सेल करते हैं, इमीडिएटली गोल्ड को ये बाय कर लेते हैं, तो मतलब उस तरीके से हैजिंग करती है कंपनी, उसकी जो प्राइस वोलेटिलिटी होती है उसको मैनेज करती है। जीएमएल नहीं करती है कंपनी, मतलब गोल्ड मेटल लोन के लिए अभी ये सोच भी नहीं रहे हैं। इनका कहना है, उसका रीजन ये है कि जो गोल्ड मेटल लोन है
वो रिटेल ज्वेलर्स के लिए ज्यादा सेंसिबल बनता है, हमारे लिए इतना ज्यादा यूज नहीं है, बिकॉज हमारा जो 50% वॉल्यूम है वो जॉब वर्क से आता है, और जॉब वर्क में क्लाइंट खुद हमको एडवांस में इन्वेंट्री वगैरह दे रहा है, तो उसमें तो प्राइस वैसे ही हेज होते हैं। बाकी का जो पार्ट है वो थोड़ा सा रिटेल है, थोड़ा सा होलसेल है, तो उसको हमारा मानना है कि ये जो हम नेचुरल हेजिंग करते हैं ये ज्यादा सुटेबल है। क्योंकि अगर हम जीएमएल के लिए जाएंगे तो हमारे लिए कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, एक एडिशनल हेडेक आ जाएगा हमारे ऊपर कोलेटरल मार्जिन का। बिकॉज सपोज गोल्ड के प्राइसेस अगर 87,000 से 1 लाख जाते हैं तो हमको एडिशनल 13 करोड़ पे करना पड़ेगा बैंक को मार्जिन के लिए। तो वो सारा चीज हम नहीं चाहते, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी, इसलिए जीएमएल के लिए अभी कंपनी सोच नहीं रही है, इसी प्रोसेस पे कंपनी कंटिन्यू करेगी। डेट अगर आप देखोगे तो उनका लॉन्ग टर्म डेट जो है, जो उनकी लास्ट क्वार्टर में जो बैलेंस शीट आई थी सेकंड हाफ में, सो उनका 18 करोड़ 19 करोड़ का टोटल लॉन्ग टर्म बोरोइंग था, कंपनी ने उसको रीपे कर दिया, यानी कि लॉन्ग टर्म डेट कंपनी पे जीरो है आज के टाइम पे। शॉर्ट टर्म डेट 100 करोड़ के आसपास है, और मैनेजमेंट कह रहा है कि नेक्स्ट ईयर में 50 से 70 करोड़ का हम और वर्किंग कैपिटल लोन लेंगे, एंड आगे चल के हमारा जो डेट टू इक्विटी है उसको हम 1:1 करेंगे, यानी इक्विटी का प्रोपोर्शन इंक्रीज होगा। मैनेजमेंट कह रहा है कि आईपीओ से पहले भी हम इसी प्रोपोर्शन पे काम करते थे, डेट टू इक्विटी 1:1 रहता था। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हमको हमारा आरओई बढ़ाना है, तो जो फर्दर ग्रोथ है बिजनेस की, कंपनी उसको डेट से फंड करने को देख रही है, 1:1 डेट टू इक्विटी इनका करने का प्लान है। उससे ये कह रहे हैं कि जो आज आपको आरओई हमारा 14-15% दिख रहा है सो आगे चल के हमारा प्लान है हमारा आरओई 20 से 25% जाएगा। इनका कहना है कि अगर आप आईपीओ से पहले का टाइम देखोगे तो हमारा आरओई उसी रेंज में रहता था, सिर्फ लास्ट ईयर क्योंकि ये आईपीओ लेके आए थे तो इक्विटी का बेस बढ़ गया, फंड रेज किया आपने, इसीलिए आरओई का नंबर इनका कम होकर के 14-15% हो गया है। अदरवाइज अगर आप जाके चेक भी करोगे तो 3 ईयर का जो एवरेज आरओई है आरबीजेड का वो 20% है। सो उसी नंबर पे कंपनी वापस जाना चाहती है, इसलिए ये डेट का प्रोपोर्शन इंक्रीज करेंगे, 1:1 डेट टू इक्विटी होगा कंपनी का। और आरओई कंपनी का नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में प्लान है 20 से 25% लेके जाना है, तो ये एक और काफी पॉजिटिव अपडेट है। देन अगर हम ऑर्डर बुक देखें तो फरवरी तक 65 केजी का ऑर्डर बुक है कंपनी के पास में। इनका कहना है कि मार्च में क्या ऑर्डर रहेगा वो फरवरी के एंड में हमको आइडिया लगेगा, लेकिन ओवरऑल हम कॉन्फिडेंट है कि 200 से 300 केजी का हम वॉल्यूम प्रोड्यूस करेंगे फोर्थ क्वार्टर में। सो फुल ईयर बेसिस पे हमारा 1200 से 1300 केजी का वॉल्यूम हो जाएगा, एंड ओवरऑल रेवेन्यू का जो हमने गाइडेंस दिया है उसको हम अचीव कर लेंगे। बाकी अगर आप क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन देखोगे तो थोड़ा सा ज्यादा है, टॉप 5 क्लाइंट जो हैं वो इनके लिए 50% रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन वो सारे क्लाइंट बहुत हाई पेस पे ग्रो कर रहे हैं, टाइटन हो, आपका सेनको हो, मालाबार हो, सबकी ग्रोथ काफी अच्छी है। प्लस एक और चीज क्या है, जो आदित्य बिरला का जो इंदिरा ज्वेलर्स का जो ब्रांड है जिसको स्काई गोल्ड ने अभी ऑनबोर्ड किया, इनकी मैनेजमेंट कह रही है कि अभी हमारा उनके साथ में कोई डिस्कशन नहीं चल रहा है, ना ही हम कोई प्लान कर रहे हैं कि उनको अभी हम रिसेंटली ऑनबोर्ड करें। सो इनका कहना है कि अगर आप देखोगे तो टाइटन के पैन इंडिया लेवल पे बहुत कम वेंडर्स हैं, एंड उनमें से हम जो हैं वो टाइटन के स्ट्रेटेजिक वेंडर हैं, हम एंटीक ज्वेलरी बनाते हैं, उसमें हमारी स्पेशलाइजेशन है, और वो काफी सेंसिटिव प्रोडक्ट होता है। सो टाइटन की तरफ से काफी स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू वॉल्यूम की कमिटमेंट है हमको, और टाइटन बहुत हाई पेस पे ग्रो कर रहा है, तो वो एक बहुत बड़ा क्लाइंट है। देन टाइटन के साथ में हमारे पास जॉय लुकास है, मालाबार ज्वेलरीज है, सेंको गोल्ड है, तो काफी डोमिनेंट पैन इंडिया लेवल के रिटेल ज्वेलर्स हैं हमारे पास ऑलरेडी, एंड इसके साथ में इंडिपेंडेंट ज्वेलर्स भी हैं जो कि अच्छे पेस पे ग्रो कर रहे हैं। आदित्य बिरला का जो इंदिरा ज्वेलर ब्रांड है वो अभी एंटर हुआ है, ऑफकोर्स उनका काफी एग्रेसिव स्टोर एक्सपेंशन प्लान है, नेक्स्ट 12 to 18 मंथ्स में वो 100 स्टोर ओपन करने को प्लान कर रहे हैं, अभी आई थिंक 15-20 स्टोर है उनके। सो काफी हाई एक्सपेंशन प्लान है। मैनेजमेंट कह रही है कि हम देखेंगे कि नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में किस तरीके का लर्निंग कर्व रहता है आदित्य बिरला के इस ब्रांड के लिए, देन ऑफ कोर्स फ्यूचर में चल के हम उनको ऑनबोर्ड कर सकते हैं। अभी करंटली जिस पेस पे हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट ग्रो कर रहे हैं, हमको बहुत कॉन्फिडेंस है कि हमारा ग्रोथ वहां से आ जाएगा, जैसे हमने स्काई गोल्ड के कॉनकॉल में भी डिस्कस किया था। ये सारे ज्वेलर्स अगर आप देखोगे, कल्याण, सेनको, टाइटन, तनिष्क, कैरेट लेन वगैरह, ये सब जितने भी बड़े बड़े रिटेल ज्वेलर्स हैं, लास्ट 5-7 ईयर्स में इन्होंने टोटल जितने स्टोर ऐड किए हैं उतने स्टोर ये सारी कंपनीज अगले 1 साल के अंदर ऐड करने का प्लान कर रही है, तो बहुत एग्रेसिव स्टोर एक्सपेंशन प्लान है। और आरबीजेड, स्काई गोल्ड, तो ये बहुत छोटे प्लेयर है, अगर 20-25% से इनके क्लाइंट ग्रो करते रहेंगे तो इनका ग्रोथ तो बहुत इजीली 30-40% पे आने का चांस है। सो इसलिए कंपनी कह रही है कि अभी रिसेंटली आदित्य बिरला को ऑनबोर्ड करने का कोई हमारा प्लान नहीं है। देन उसके बाद में अगर आप देखोगे तो आरओई का गाइडेंस इन्होंने वही मेंटेन किया है, ग्रोथ ट्रांजेक्टरी कंपनी कह रही है कि 35 से 40% के बीच में हमारा मेंटेन रहेगा। और एक और अपडेट है छोटा सा, इनकी जो सीएफओ है उन्होंने रिजाइन किया है, तो जो अभी करंटली कंपनी के एमडी हैं हरीश जावरी, वो ही सीएफओ का रोल भी प्ले कर रहे हैं, अभी नेक्स्ट 12 to 18 मंथ्स तक वही इस रोल को कंटिन्यू करेंगे। देन उसके बाद ऑफकोर्स कंपनी एक कैंडिडेट को ऑनबोर्ड करेगी इस पर्टिकुलर रोल के लिए। सो ये पूरा कॉन कॉल वाला पार्ट था आरबीजेड ज्वेलर्स का।
रिजल्ट काफी आए, अच्छे आए कंपनी के, एंड गाइडेंस अगर आप देखोगे तो कंपनी ने मेंटेन करा है। पॉजिटिव चीज ये है कि रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी 35 से 40% का टारगेट कर रही है, बॉटम लाइन में 25 to 30% का टारगेट है, और आरओई इंप्रूवमेंट का गाइडेंस है, 20 से 25% का आरओई कंपनी इंप्रूव कर रही है। सो ये तीन चीज अगर किसी भी बिजनेस के अंदर आपको दिखेंगे तो उसका क्लियर मतलब है कि वो बिजनेस एक्सपैंड भी कर रहा है, उसका क्लाइंट बेस भी ग्रो कर रहा है, और वो एग्जिस्टिंग क्लाइंट को भी रिटेन कर रहा है, एंड साथ में मार्केट शेयर भी गेन कर रहा है। तो इन सारे चेकलिस्ट को क्लियर करती है आरबीजेड ज्वेलर्स। वैल्यूएशन भी अगर आप देखोगे तो काफी ल्यूक्रेटिव डील लगती है, 20 के आसपास का इसका पी मल्टीपल है। एंड अगर मैं फॉरवर्ड पी देखूं FY26 के बेसिस पे, जहां पे 44 से 45 करोड़ का पैट एक्सपेक्टेड है, तो इनका फॉरवर्ड पी 15-14 का आ जाता है। यानी टॉप लाइन का ग्रोथ है 40% के आसपास, बॉटम लाइन का ग्रोथ है 30% के आसपास, एंड जो स्टॉक का पी मुझे मिल रहा है वो 14-15 के बीच में मिल रहा है। तो डील ऑफकोर्स काफी अच्छी लगती है। हाँ, अगर आप इसको स्काई गोल्ड के साथ में कंपेयर करोगे तो आप बोल सकते हो कि वैसा एग्रेसिवनेस देखने को नहीं मिलता है। मे बी थोड़ा बहुत कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है, गाइडेंस है, आप ये चीज बोल सकते हो। बिकॉज स्काई गोल्ड से हम हर एक 2-3 क्वार्टर में सुनते हैं कि कंपनी ने रेवेन्यू का गाइडेंस इंक्रीज किया, एक दो बड़ा क्लाइंट ऑन बोर्ड हुआ, वो सारी चीजें उनके साथ में है, लेकिन वो चीज आरबीजेड के साथ में नहीं है। मैनेजमेंट ने एक्चुअली लास्ट कॉन कॉल में भी इस चीज को एक्सप्लेन किया था कि करंटली उनका फोकस है कि जो कंपनी की ग्रोथ है उसको सस्टेनेबल बनाया जाए, ना कि एक फाइनेंशियल ईयर में 50-60% ग्रोथ किया है देन सडनली आपका ग्रोथ घट के 10-5% पे आ गया, एक एवरेज काइंड ऑफ प्लेयर। वैसा फोकस नहीं है। तो अभी कंपनी इसीलिए एम्प्लॉय वाले पार्ट पे इन्वेस्ट कर रही है, एचआर वाले पार्ट पे इन्वेस्ट कर रही है, सॉफ्टवेयर पे इन्वेस्ट कर रही है, जिससे इस ग्रोथ को सस्टेनेबल बनाया जाए। सो इसीलिए कंपनी का गाइडेंस है 35-40% का। बाकी डील तो ऑफकोर्स काफी अच्छी है। ट्रैकिंग इसका कंटिन्यू रखेंगे, आपके जो डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।